गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमारे लास्ट वीडियो में हमने दो प्रैक्टिकल क्वेश्चनों के बारे में दो वीडियो में बात किया था, और उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हमने जो किया वो ये किया कि कोई भी जो करदाता है वो निवास स्थान की स्थिति के आधार पर निवासी करदाता है, अनिवासी करदाता है या असाधारण निवासी करदाता है। आज जो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं वो इससे रिलेटेड है कि वह करदाता किसी भी तरह का अगर करदाता है तो उसके लिए क्या किसी प्रकार की आय कर योग्य होगी या नहीं होगी, इसका डिसाइडेशन हमने लास्ट टाइम एक वीडियो में किया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि भारत में अर्जित की गई है आय तो चाहे वह आर हो, NOR हो या NR हो, सभी के लिए कर योग्य होती है। यदि भारत में सीधे प्राप्त की गई है कोई आय तो वह भी सभी के लिए क्या होती है, कर योग्य होती है। परंतु यदि कोई विदेशी आय जिसका प्रबंध और नियंत्रण कहाँ हो रहा हो, भारत में हो रहा हो, तो वो केवल OR यानी R और OR कह सकते हैं उसके लिए, और NOR के लिए ही कर योग्य होती है, NR के लिए कर योग्य नहीं होती है। इसी प्रकार अन्य विदेशी आय जो केवल रेजिडेंट निवासी करदाता के लिए कर योग्य होगी और किसी के लिए कर योग्य नहीं होगी, अनिवासी और असाधारण के लिए। और इसी प्रकार हमने लास्ट में देखा था कि गत वर्ष के पूर्व के गत वर्षों में यदि किसी प्रकार की आय कमाई जाती है और वह कमाई गई आय कहाँ लाई जा रही है, गत वर्ष में भारत में लाई जा रही है, तो उस आय के ऊपर किसी प्रकार का कर किसी भी करदाता के लिए नहीं होता, चाहे वह निवासी हो, चाहे असाधारण निवासी हो, चाहे अनिवासी। आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के बात करें कि यदि ये क्वेश्चन आपको 20 नंबर का देखने को मिल भी सकता है, एग्जाम में आया हुआ है पहले 2-3 बार इसी तरह का क्वेश्चन, तो आप डिसाइड करना और देखें किस प्रकार से हम जो है किसी करदाता के लिए कितनी आय को प्रयोग्य कराएंगे। यदि वह निवासी करदाता है तो कितनी कराएंगे, असाधारण निवासी है तो कितनी कराएंगे, और अनिवासी है। प्रश्न में दिया हुआ है 19-20 की कुछ आय दी गई है मिस्टर रामचंद्र की, और उन रामचंद्र जी की आय को निवासी करदाता होते हुए, असाधारण निवासी करदाता होते हुए और अनिवासी करदाता होते हुए कितना आय देना पड़ेगा और कितना कर योग्य आय का निर्धारण किया जाएगा। और ये हम जानते हैं टेबुलर फॉर्म में, और यहाँ इसका आंसर स्टार्ट करते हैं कि इस प्रकार से डिसाइड किया जाएगा कि कोई भी करदाता यदि तीनों में से किसी भी प्रकार की अगर स्थिति में है तो उसकी कर योग्य आय का निर्धारण कैसे हो। यहाँ देखें हमने टेबल फॉर्म में तीनों प्रकार के 3 कॉलम बना लिए हैं, और इसमें पहला कॉलम है निवासी करदाता के लिए R कहें चाहे OR कहें, और दूसरा कॉलम है नॉट ऑर्डिनल रेजिडेंट के लिए, और तीसरा कॉलम है नॉन रेजिडेंट। 1 बाय 1 एक पॉइंट पढ़ते हैं, उसमें दी गई आयों का हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं और फिर देखते हैं कि किस प्रकार के करदाता के लिए कर योग्य होगा। यस, लेसन नंबर फर्स्ट, पाकिस्तान में दी गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन। आंकलित का मतलब होता है कंप्यूट किया हुआ है, किसी प्रकार का टैक्स वैक्स का है, सारा कैलकुलेट किया हुआ है। आंकलित का मतलब ये होता है कंप्यूटेड। तो आप जानते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में दी गई सेवाएं तो कहाँ दी जा रही है, पाकिस्तान में दी जा रही है। और जो भारत में वेतन प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान में प्राप्त होकर के भारत में आ रहा है, सीधा कह रहा है कि भारत में प्राप्त वेतन, और वह भी कैलकुलेट किया हुआ कितना, 10,000 रुपये। अब मैंने आपसे कहा था कि किसी प्रकार की आय यदि नहीं बाहर अर्जित की गई है, परंतु यदि उसकी प्राप्ति कहाँ हो रही हो, भारत में सीधी, तो वह भारत में तीनों प्रकार के करदाता यानी OR, NOR और NR सभी के लिए क्या होगी, कर योग्य होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर 1, इनकम इन पाकिस्तान डायरेक्टली रिसीव्ड इन इंडिया। देखिए डायरेक्टली इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ कहीं आपको ये नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान के बैंक में जमा करा करके आपको भारत में भेजा गया है या ऐसा कुछ, सीधा कह रहा है भारत में प्राप्त हुए है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ तीनों करदाताओं के लिए यह 10,000 की आय कर योग्य कराएंगे, चाहे वह OR हो, चाहे वह NOR हो, और चाहे वह NR हो। सभी करदाताओं के लिए आय क्या हो गई, कर योग्य आय। नेक्स्ट देखें नंबर 2 लिखा हुआ है भारत में पेशे से आय यानी पेशा कहाँ
भारत में किया जा रहा है, और किंतु जापान में प्राप्त की गई हो। मैंने कहा आपको कि सेवाएं कहाँ दी जा रही है, भारत में, यानी आय का अर्जन कहाँ हो रहा है, भारत में। यदि आय का अर्जन भारत में होता है तो वह तीनों प्रकार के करदाताओं के लिए क्या होगी, कर योग्य आय होगी। तो यहाँ देखें, भारत में तेजी से आय, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन in India, but received in जापान। तो ऐसी स्थिति में सभी करदाताओं के लिए 3000 की आय क्या हो जाएगी, कर योग्य आय होगी। देखिए, पहली स्थिति है कि कमाई कहीं और जा रही है परंतु सीधे भारत में प्राप्त हो रही है। दूसरी स्थिति है कि कमाई भारत में जा रही है परंतु सीधी प्राप्त कहाँ हो रही है, जापान में। तीसरी बात करें, मलाया में संपत्ति से आय, मलाया भारत के बाहर है और वहाँ किससे आय हो रही है, संपत्ति से। आगे क्या कह रहा है, जिसमें से 3000 रुपये भारत में भेजे गए, भारत में प्राप्त हुई और भारत में भेजे गए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। भारत में प्राप्त हुई होती है तो हम ये मानते हैं कि 3000 रुपये डायरेक्ट भारत में आ गई है, परंतु यहाँ कह रहा है भारत में भेजे गए मतलब किसी माध्यम से वहाँ से भेजे गए हैं। इसका मतलब प्राप्ति कहाँ हुई है, मलाया में, और भेजे कहाँ गए, भारत में। ऐसी स्थिति में ये अन्य विदेशी आय की श्रेणी में आएगी। तो यहाँ देखेंगे, इनकम फ्रॉम असेट्स और यहाँ देखें, अन्य विदेशी आय जो होती है केवल और केवल साधारण निवासी के लिए कर योग्य होती है, न असाधारण और न अनिवासी किसी के लिए कर योग्य नहीं होती है। तो ये 6000 रुपये जो हैं वह केवल OR के लिए कर योग्य होंगे, NOR और NR के लिए कर योग्य नहीं होंगे। ये अन्य विदेशी आय का मैटर है। नंबर 4 देखें, इंदौर में व्यापार से अर्जित लाभ, और कहीं कुछ नहीं कह रहा है, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, यहाँ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंदौर। तो ऐसी स्थिति में 5000 रुपये जो है वह सभी के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि यह भारत में अर्जित की गई है आय, तो इसलिए यहाँ पर यह तीनों प्रकार के करदाताओं के लिए क्या होगी, कर योग्य। तो यहाँ तीनों प्रकार के करदाताओं के लिए आय कर योग्य हो। फिर इसके बाद देखें नंबर 5, नाइजीरिया में कृषि से आय, यानी एग्रीकल्चर इनकम कहाँ कमाई गई है, नाइजीरिया में। ध्यान दें इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि किसी प्रकार की आय भारत में कृषि आय होती तो करमुक्त होती, परंतु यदि भारत के बाहर किसी प्रकार की आय होती है तो वह अन्य विदेशी आय की श्रेणी में ही आती है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नाइजीरिया, और यहाँ पर नाइजीरिया में जो है वह 10,000 केवल और केवल इसके लिए निवासी करदाता के लिए कर योग्य होगी, असाधारण निवासी और अनिवासी के लिए यह कर योग्य नहीं हो। फिर इसके बाद देखिए, नेपाल में चलाए जाने वाले व्यापार से लाभ, यानी व्यापार कहाँ चला जा रहा है, चलाया जा रहा है भारत के बाहर। देखें, जिसका नियंत्रण भारत से होता है, यदि नियंत्रण भारत से होता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ यह विदेशी आय वैसी विदेशी आय है जिसमें प्रबंधन नियंत्रण कहाँ हो रहा है, भारत में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह केवल OR करदाता और NOR करदाता के लिए ही कर योग्य होगी, NR के लिए यह भी कर योग्य नहीं होगी। यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस in Nepal, but control from India, और यहाँ यह आया है 30,000 रुपये। तो ऐसी स्थिति में यहाँ OR करदाता के लिए और NOR करदाता के लिए, दोनों के लिए ही ये 20,000 रुपये क्या होंगे, कर योग्य आय का हिस्सा
प्रकार का कोई कर नहीं लगेगा। विदेशी आय है, प्रबंध नियंत्रण चाहे भारत में हो रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसके बाद देखिए नंबर 7 पॉइंट, गत वर्ष में यूएसए से भारत में लाए गए भूतकालीन लाभ जिन पर पहले भी कर नहीं लगाया गया था, यानी ऐसे लाभ जो यूएसए से लेके आए हैं और कर नहीं लगाया गया, देखो हमें कोई मतलब नहीं है यूएसए से कर लगाया या नहीं लगा, हमें यह देखना है कि गत वर्ष के पूर्व के वर्षों में यदि किसी प्रकार की आय भारत के बाहर कमाई गई है और वह गत वर्ष में कहाँ लाई जा रही है, भारत में लाई जा रही है, तो ऐसी स्थिति में वह आय किसी भी करदाता के लिए कर योग्य नहीं होगी, सभी करदाताओं के लिए कर मुक्त होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इनकम इन यूएसए इन previously on but taken into India in current previous year, और यह तीनों करदाताओं के लिए क्या हो जाएगी, कर योग्य हो जाएगी। That's all for all 7 points, और उन 7 points के अकॉर्डिंग किसी भी करदाता की आय का निर्धारण कर योग्य आय का निर्धारण जो किया गया है उसमें सबसे पहले आप बात करें गोवा के लिए 10, 3, 13, 6, 19, 5, 24, 24 और 30 54,000 की आय इसकी कर योग्य आय होगी। यहाँ देखें 10, 3, 13, 5, 18 और 20 38,000 38,000 इसकी कर योग्य आय होगी। और यहाँ देखें 10 और 5 18,000 की टैक्सेबल इनकम। यहाँ हेडिंग लगा सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर रामचंद्र for previous year 2019-20। तो इस प्रकार देखेंगे यदि और होगा तो 54,000 रुपये की आय पर कर देना होगा, और वह नॉन होगा तो 38,000 पर कर देना होगा, और यदि वह करदाता की निवास स्थान की स्थिति के आधार पर एनआर होता है तो उसे केवल 18,000 की आय पर ही कर देना होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।